एक मॉन्स्टर्स का राज्य है जहाँ की राजकुमारी की आज शादी होने वाली थी, पर राजकुमारी इस शादी को नहीं करना चाहती थी और वो इसका विद्रोह कर देती है। तो इसी चक्कर में उसके होने वाले फियोंसे ने उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो 1 साल के अंदर एक वर्जिन इंसान की वर्जिनिटी को तोड़ देती है तो वो इस शादी से मुक्त हो सकती है, और अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब होती है तो उसे जिंदगी भर के लिए उसका स्लेव बन के रहना होगा। पर इस कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि वो जो लड़का है वो एक बहुत ही बड़ा सख्त लोंडा होता है। तो क्या हमारी राजकुमारी रैरा इसमें कामयाब हो पाएगी या नहीं? तो चलो यही देखते हैं और इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक आवाज़ आती है धरती की गहराई में, उस जगह में जिसे कुछ लोग शायद नरक कहते हैं। वहाँ एक साम्राज्य है, इन्फेरेंस का साम्राज्य। आज यह साम्राज्य शादी का जश्न मना रहा है, जो शाही टैगरीरम परिवार और उसके सबसे वफादार समर्थकों सटारियल के कुलीन वंश के बीच गठबंधन को मजबूत करेगी। क्या यह राजकुमारी रैरा टैगरीरम और सटारियल वंश के युवा नेता लूसीफंगस के बीच एक खूबसूरत प्रेम कथा की शुरुआत हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचा ना हो? तभी एक आवाज आती है, हेपेटाइज्ड आ रहा है। तभी हम देखते हैं हमारी राजकुमारी को होश आता है। वो बहुत ही गुस्से में शादी के गुलदस्ते को जमीन में पटकने लगती है और बोलती है भाड़ में जाए। ओह शादी यार, मैं खासकर उससे तो बिल्कुल नहीं। हमें इसका परिचय दिया जाता है। इस राजकुमारी का नाम है रैरा टैगरीरम, इन्फेरेंस की खूबसूरती राजकुमारी। उसी के साथ हमें उसके होने वाले मंगेतर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, लूसीफंगस सटारियल वंश का सरदार उर्फ द सोल रीपर। रैरा बोलती है, मैंने ये शादी का जोड़ा क्यों पहन रखा है? उसके पीछे हम एक औरत को देखते हैं, वो बोलती है, ओह लगता है मेरा जादू काम नहीं किया। ये रैरा की माँ है, इन्फेरेंस की रानी, जिसका नाम है इपुलारी। तभी यहाँ पर इनका किंग भी आ जाता है। वो बोलता है, देखो रैरा, हमने इस बारे में बात की है। इसका नाम है बानू टैगरीरम, रैरा के पिता और इन्फेरेंस के राजा। वो बोलता है, टैगरीरम और सटारियल वंश का एक पुराना संबंध दोबारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। सभी कुलीन परिवारों में से सटारियल हमेशा से हमारे सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। वे जबरदस्त, ताकतवर और अनुभवी योद्धा हैं। उन्होंने हमारे राज्य को व्यवस्थित रखने में हमारी मदद की है और बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगा, खासकर तुम्हारे दादाजी की मृत्यु के बाद। सटारियल वंश के लिए सिर्फ गौरव ही हमेशा काफी रहा है, और अब जब लूसीफंगस ने वंश के सरदार के रूप में अपनी सही जगह ली है तो पहली बार वह एक इनाम मांग रहा है, एक अनुरोध जिसके लिए हम मना नहीं कर सकते। रैरा गुस्से में बोलती है, सच में आप दोनों के लिए मैं केवल यही मायने रखती हूँ? क्या मैं बस एक इनाम हूँ? मैं कोई सौदेबाजी का जरिया नहीं हूँ। अब तक हमारा एक साथ गुजारा हुआ एक पल पल दुख से भरा रहा है, इसलिए मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताने वाली। वह बेईमान और घमंडी है। मैं उसके साथ दुनिया की कोई भी चीज शेयर नहीं करना चाहती, खासकर अपनी जिंदगी तो बिल्कुल भी नहीं। किंग बोलता है, रैरा, मैं तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, यह आदेश है, मुझे मजबूर मत करो। तभी एक बैट उड़ता हुआ आता है, बोलता है, ठहरिए महाराज। रैरा रुको, तुम सटारियस का अपमान करोगी। हमें इसका परिचय दिया जाता है, इसका नाम है ग्रूटजो, रैरा का दोस्त। रैरा बोलती है, जैसा मुझे उसकी बड़ी परवाह है, अपमान मेरा हो रहा है। मुझे शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है, और वो भी घटिया हालातों में। तभी रैरा की माँ बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए बोलती है, मैं बस तुम्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी स्वीटी। लूसीफंगस कितना खूबसूरत है, मैंने यह तुम्हारी भलाई के लिए किया था। वो बैट बोलता है, कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाता रैरा। इन्फेरेंस में तुम्हारे परिवार के बाद सटारियल वंश ही सबसे ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली परिवार है। साथ ही लूसीफंगस गजब का दानव है, इतना खूबसूरत और आकर्षक है, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं। वह पूरे अंडरवर्ल्ड में सबसे योग्य कुंवारा है, हर कोई उससे प्यार करता है, यहाँ तक कि तुम्हारी मम्मी भी। तुम्हें तो खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए, खुशकिस्मत, समझी ना? पर हम देखते हैं रैरा गुस्से में उसी चमगादड़ को दबोच लेती है और बोलती है, खुशकिस्मत? चमगादड़ बोलता है, तुम मेरी पसलियां तोड़ रही हो ग्रूटजो। अब यह मत कहना कि तुम उसकी तरफ हो, घमंडी कहीं का।
अगर उसे लगता है कि वो अपने खूबसूरत चेहरे से मुझे बेवकूफ़ बना सकता है तो बेहतर होगा कि वह इस बारे में दोबारा सोच ले। मैं किसी चापलूस घमंडी आदमी के साथ शादी नहीं करूंगी। तभी कोई कहता है, छोड़ो, मैं इन सब बातों से थक गया हूँ, हम देखते हैं यही तो है लूसीफंगस। जब मैंने अपने संबंध को मजबूत करने के लिए राजा की बेटी के साथ शादी करने का सुझाव दिया था तो मैंने सोचा था वह यहाँ की सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक दानव होगी, अपने नाम के योग्य। लेकिन इसके बजाय तभी रहरा गुस्से में बोलती है, अब तुम मेरी बात सुनो शहजादे, अगर मैं चाहती तो मुझे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी आदमी मिल सकता था, यहाँ तक कि सबसे धर्मात्मा व्यक्ति भी। लूसीफंगस बोलता है, क्या सच में? तो फिर राजकुमारी, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो क्यों ना हम एक छोटी सी शर्त लगाएं। रहरा बोलती है, शर्त? लूसीफंगस बोलता है, हाँ सर, अगर तुम मेरी द्वारा चुने गए धरती के सबसे धर्मात्मा पुरुष की वर्जिनिटी खत्म करने में कामयाब होती हो तो मैं यह शादी तोड़ दूंगा। जब तक मैं उनका सरदार हूँ, सटारियल वंश बिना कुछ मांगे साम्राज्य की सेवा करता रहेगा। लेकिन अगर तुम नाकामयाब रही तो ना सिर्फ तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी बल्कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी मेरी गुलाम बन के गुजारोगी। आखिरकार हम लोग दानव है, मुझे यकीन है कि हम इस शादी को थोड़ा और आकर्षक बना सकते हैं। अगर तुम्हारे पिता की मंजूरी हो तो आप क्या कहते हो महाराज? महाराज बोलता है, ठीक है, तो इस शर्त से या तो शादी टूटेगी या टल जाएगी। अगर यह कामयाब होती है तो हालात वैसे ही रहेंगे जैसे है, जो कि टैगरीरम वंश के लिए और भी अच्छा होगा। लेकिन अगर यह नाकामयाब होती है तो इसकी कीमत सिर्फ यही चुकाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही सटारियल वंश के साथ हमारी सत्ता बांटने का फैसला कर दिया था, तो मुझे यह मंजूर है। एक सच्चे टैगरीरम को एक मामूली से मनुष्य को रिझाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रहरा बोलती है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है लूसीफंगस, मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश करोगे। वो बंदा बोलता है, मैं कसम खाता हूँ मैं बेईमानी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा स्वस्थ लगभग तुम्हारी उम्र का जवान पुरुष ढूंढूंगा। और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो कहने की जरूरत नहीं कि उसे जीतने के लिए तुम अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उस तरह तुम मुझे दिखा सकती हो तुम क्या कर सकती हो। तो फिर क्या 1 साल का समय काफी होगा? रहरा बोलती है, तुम मुझे क्या समझते हो, मुझे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगेंगे। लूसीफंगस बोलता है, इतना ज्यादा गरूर करना ठीक नहीं है राजकुमारी, 1 साल की ही शर्त रखते हैं। तो बताओ राजकुमारी, क्या सौदा मंजूर है या फिर तुम्हें अपने रिझाने की काबिलियत पर कोई शक है? रहरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने मन में बोलती है, यह बंदा सच में मेरा दिमाग खराब कर देता है। फिर वो बोलती है, अच्छा ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। लूसीफंगस बोलता है, बहुत बढ़िया, तो फिर चलो अपने सौदे का पक्का कर लेते हैं खून की सौगंध खाकर। और ये दोनों अपने बीच के सौदे को पक्का कर लेते हैं खून का संबंध खाकर, कसम खाकर। फिर हमें दिखाया जाता है मनुष्यों की दुनिया में एक छोटा सा शहर, जहाँ पर एक बुजुर्ग बंदे और एक बेटे को दिखाया जाता है। बेटा बोलता है, आप यहाँ बैठिए दादाजी। वो दादाजी बोलते हैं, हाँ शुक्रिया लियोन। पोता बोलता है, मैं अभी वापस आता हूँ दादाजी, मैं बस कॉफी बनाने जा रहा हूँ। दादाजी बोलते हैं, ठीक है। तभी दादाजी के सामने एक चक्र आता है और उसी समन मैजिक से रहरा उनके सामने आ खड़ी होती है, जिसे देखकर तो उस दादाजी की फट जाती है। रहरा बोलती है, क्या सच में ये है वे आदमी? चमगादड़ बोलता है, नहीं, कायदे से उसकी उम्र सिर्फ 22 साल होनी चाहिए। लूसीफंगस ने कहा था कि वह एक जवान लड़का होगा। यहाँ पर तो उस बुड्ढे की फटी जाई थी रहरा को, मतलब एक शैतान को अपने सामने देखकर। अब वो जोर से चीख मारता है, लियोन मेरी मदद करो, यहाँ एक दानव है। रहरा और वो गुटुरजू वहाँ से भागने लग जाते हैं। गुटुरजू बोलता है, ओह शायद मुझसे गलती हो गई है, चलो यहाँ से निकल लेते हैं जल्दी। रहरा बोलती है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ होगा। ठीक है गुटुरजू, हम वहाँ कब पहुँचेंगे? मुझे लगा था कि हम नजदीक ही हैं, अगर मुझे पता होता कि यह इतनी दूर है तो मैं उड़ कर आती। चलो इस बेकार से शर्त को पूरा करें। गुटुरजू बोलता है,
थोड़ा आराम से रह रहा, तुम्हारे लिए यह काम आसान नहीं होगा। रहरा बोलती है हाँ हाँ सही कहा, मैं अभी अपने पवित्र शिकार को देख सकती हूँ। अगर 22 साल की उम्र में वह अभी भी वर्जिन है तो शायद वह शर्मिला, गोल मटोल, निकम्मा इंसान है, शायद एक तरह का कट्टर सोच वाला। तो कभी किसी लड़की के नजदीक नहीं गया होगा वो। तुम बस देखते जाओ ग्रूडजो। अगर उसे लगता है कि मेरे जैसी लड़की उसे पसंद करती है तो बाकी का काम कुदरत कर देगी, और वह सोचेगा कि सेक्स की देवी हूँ मैं जो यहाँ उसे लुभाने के लिए आई है। तभी बहुत ही बड़ा मुंह फाड़ के वो हंसने लग जाती है और बोलती है यह अधिक कट्टर सोच वाला हो सकता है। ग्रूट जो बोलते हैं क्या क्या सेक्स की देवी, तुम किसे बेवकूफ बना रही हो, तुम्हें सेक्स का अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। हाँ लेकिन क्या तुमने इन्फेरेंस के उन राक्षसों को देखा है जिनके बीच में मैं फंसी हुई हूँ? तुम मुझसे उनमें से किसी के भी साथ संबंध बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते। समय आने पर मुझे पता चल जाएगा कि मुझे अपने शिकार को काबू में कैसे करना है। मैं वर्जिन हूँ पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं संत हूँ। वो ग्रूट जो बोलता है बुद्धू हमेशा की तरह। इसके अलावा तुमने ही उनमें से सबसे आकर्षक लड़के को ना कह दिया था। खैर ज्यादा उम्मीद मत लगाओ, कुछ लोग असल में ब्रह्मचार्य चुनते हैं। रहरा बोलते ठीक है। बहुत ही मुंह फाड़ के हंसते हुए बोलती है मेरे आकर्षण के आगे उसका बस नहीं चलेगा। ग्रूडजो बोलता है ओ हम पहुंच गए, मैं लड़के की रूह को महसूस कर सकता हूँ, यही है वो। रहरा बोलते कहाँ है कहाँ है? तो वो देखती है अंदर पार्क में। ग्रूडजो बोलता है वो वहां रहा। खैर यह इतना आसान नहीं होगा। रहरा बोलती है हाँ तुम क्या बात कर रहे हो, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने कहा था, ये तो बहुत आसान होगा। ग्रूट जो बोलते हैं वो नहीं पागल, दूसरे वाले को देख। तभी यहाँ पे हमें कुछ 5 से 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये लोग उस तरफ बढ़ रहे थे। ग्रूट जो बोलता है इस तरफ, हम बस वहाँ पहुंच ही गए हैं। रहरा बोलती है तुम्हें यकीन है ना इस बार कोई गलती नहीं हुई है? मैं नहीं चाहती जो पहले हुआ वह दोबारा हो। ग्रूट जो बोलता है 100% पक्का। हमारे निकलने से पहले लूसीफंगस ने मुझे खुद ही सारी जानकारी दे दी थी, एक जादुई नॉलेज ट्रांसफर के जरिए। बस वह एक छोटी सी गलती थी। रहरा बोलती है जो तुम कहो। तुम्हारे और उसके बीच में मुझे नहीं पता मैं किस पर ज्यादा भरोसा करूं। फिर हमें लूसीफंगस का अड्डा दिखाया जाता है। लूसीफंगस बोलता है मेरी प्यारी राजकुमारी, मुझ पर भरोसा ना करके तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। तभी वहां पर एक और बंदा आता है, उसका नाम है मार्वस, लूसीफंगस का सेवक। वो बोलता है सरकार, उन पर नजर रखने के लिए लड़की के दोस्त का इस्तेमाल करने का विचार बहुत बढ़िया था। लूसीफंगस बोलता है शुक्रिया मार्वस, उसे बिल्कुल शक नहीं हुआ। ट्रांसमिशन के दौरान चमगादड़ की नजर से कनेक्ट करना आसान था। वो सेवक बोलता है हाँ यह एक बहुत अच्छा विचार था, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने यह शर्त की बात की ही क्यों? राजा तो पहले ही शादी के लिए मान गए थे और लड़की को पूरा 1 साल देकर आपने बहुत दरियादिली दिखाई है। हो सकता है वह जीत ही जाए। लूसीफंगस बोलता है चिंता मत करो, वह किसी भी तरह जीत नहीं सकती। मैंने सोच समझकर लड़का चुना है। अगर मुझे अपनी जीत पर यकीन नहीं होता तो मैं कभी भी यह शर्त नहीं लगाता। यहाँ तक बात समय की है। 1 साल देने से जब वह हारेगी तो कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि मैं शाही परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता हूँ। सेवक बोलते हैं जरूर सरकार, लेकिन मैं अब भी इसकी वजह नहीं समझ पा रहा। लूसीफंगस स्माइल करता हुआ बोलता है तुम सच में वजह जानना चाहते हो? मैं तुम्हें 1000 वजह बता सकता हूँ, लेकिन सबसे खास बात है मैं उस बेवकूफ घमंडी लड़की को सबक सिखाना चाहता हूँ और साथ ही थोड़ा मजे करना चाहता हूँ। मैं उसके चेहरे पर नाराजगी, हार और शर्म देखना चाहता हूँ जब उसे महसूस होगा कि वह अपनी बाकी की जिंदगी मेरी गुलाम बनकर रहेगी। फिर हमें दोबारा से रहरा का सीन लग जाता है। रहरा बोलती है क्या कहा दूसरे वाला, कहाँ? फिर हम देखते हैं दूसरे वाले लड़के को जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। उसका नाम है आंद्रे, पवित्र लड़का, मतलब वर्जिन लड़का। उसके साथ में उसका दोस्त होता है चश्मे वाला, देख सकते हो। साथ में एक बूढ़ी औरत होती है। वो बूढ़ी औरत बोलती है मेरे लिए फादर ग्रेगरी के यहाँ से सेब लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो आंद्रे, और साथ ही खूबसूरत भी हो। काश मेरी उम्र थोड़ी कम होती। आंद्रे बोलता है ओह अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। रहरा उसे देखकर बोलते क्या 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 वह लड़का, लेकिन वह तो अपनी पसंद की किसी भी लड़की के साथ हो सकता है।
यह बिल्कुल वर्जिन नहीं हो सकता, क्या तुम्हें यकीन है? ग्रूडजो बोलता है बिल्कुल यही है, लूसीफंगस ने मुझसे इसकी ही आत्मा ढूंढने के लिए कहा था। रैरा बोलती है एक मिनट, कुछ बात है जो मैं समझ नहीं पा रही। यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वैसे भी मैंने लूसीफंगस के साथ सौदा किया था। तभी उसके दिमाग में कोई ख्याल आता है, ओह समझ गई, उसके पास एक छोटा सा 2 इंच, हाँ यही बात होगी। अगर उसके पास हथियार ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इसमें तो हार पक्की है। क्या क्या बकवास है लूसीफंगस। तभी ग्रूडजो बोलता है मुझे यह कहना गलत लग रहा है, लेकिन उस खास बात के बारे में मेरे पास कुछ अंदरूनी जानकारी है और उस डिपार्टमेंट में कोई परेशानी नहीं है। आप यह भी कह सकते हैं कि उसका हथियार बहुत बड़ा है। रहरा बोलती है तो सच में वो यही है? ग्रूडजो बोलता है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, लोगों के वर्जी रहने की और भी बहुत सारी वजह होती है। कम से कम तुम्हें तो यह पता होना चाहिए। और सुनो, कम से कम तुम्हें किसी वाहियात इंसान के साथ नहीं सोना पड़ेगा। रैरा बोलती है हाँ, लेकिन उससे यह काम और मुश्किल हो गया है। ग्रूडजो बोलता है तो अब तुम्हें समझ आया? हाँ, यह काम मेरे लिए भी आसान नहीं होने वाला। आज सोचो तुम सिर्फ 6 महीने चाहती थी। रैरा बोलती है अभी मैंने हार नहीं मानी है, शायद मेरे तरीके फिर भी कामयाब हो जाए। तभी हम देखते हैं रैरा ग्रूडजो को अपने हाथों में दबोच लेती है और पास लाते हुए बोलती है मुझे सोचने दो, समझे? हमें अपनी पहचान बताए बिना ही उसके पास जाना होगा और उस दूसरे वाले से छुटकारा पाना होगा। तभी रैरा किसी तरफ देखती है। हम देखते हैं 2 बंदों को जो सुट्टा मार रहे होते हैं ग्रोसरी स्टोर के बाहर खड़े होके। रहरा के दिमाग में एक ख्याली पकाव आता है, बोलती है और मैं जानती हूँ कैसे। रहरा एक चुटकी बजाती है। फिर हम देखते हैं वो एक खूबसूरत इंसान में बदल जाती है। जहां बात रही ग्रूडजो की, तो वो एक पेंडेंट बनकर उसके गले में आ जाता है। रहरा उन्हीं लोगों के पास जाते हुए बोलती है हाय हैंडसम बॉयज। वो हैंडसम बॉयज भी इसकी तरफ देखते हैं। रहरा बोलती है एक सेड्यूक्टिव पोज में मेरे साथ कौन खेलना चाहता है? चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। जो मुझे सबसे पहले पकड़ेगा उसे मेरे साथ एक रात बिताने का मौका मिलेगा। तो चलो मुझे पकड़ो। ये देख के तो उन सभी लोंडों की लाट टपकने लग जाती है। एक बोलता है ये कोई सपना तो नहीं है ना? क्या ये सच है? रुको, इधर आओ लड़की। और वो भागने लग जाते हैं उस लड़की का पीछा करने के लिए, मतलब अपनी रहरा का। साथ ही बोल रहे होते हैं मैं किस्मत आजमाना चाहूंगा यारो, अगर मैं पहले पहुंच गया तो हा। अरे तुम कहाँ चली जाने मन। फिर वापस हम आंद्रेया और उसके दोस्त को देखते हैं और उन्हीं के पीछे से रहरा भाग के आती है और जोर से उस मोटे के लात मारती है और बोलती है सुपर रहरा किक। और उससे वो मोटा हवा में उड़ जाती है और भाग के वो आंद्रे के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज मेरी मदद करो, कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आंद्रे बोलते हैं ठीक है, लेकिन मेरा हाथ। तभी वो बदमाश लड़के भी आ जाते हैं और बोलते हैं तुम कौन हो, दफा हो जाओ, मैंने इसे पहले देखा था। आंद्रे रहरा को अपने पीछे करते हुए बोलता है इसे जाने दो। उनमें से एक लड़का बोलता है क्या, लेकिन वह खुद यही चाहती थी। आंद्रे बोलते हैं क्या? फिर वो वापस से रहरा की तरफ देखता है और थोड़ा ब्लश करने लग जाता है और फिर गुस्से में बोलता है अब मेरी बात सुनो, एक लड़की जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती है, इसका यह मतलब नहीं कि वह चाहती है कि कोई उसे छेड़े। हम वापस से उन बंदों का सीन देखते हैं। वो बोलते हैं इस बंदे को क्या परेशानी है, आखिर ये कहना क्या चाहता है? आंद्रे बोलता है बहुत हो गया वरना। पर तभी हम देखते हैं आंद्रे के फेस में एक जोरदार मुक्का पड़ता है और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। ये देख के तो रहरा एकदम के लिए शौक होती है। फिर वो जोर से चिल्लाती है और बोलती है तुमने इसे मार डाला, यह मर तो नहीं सकता ना, प्लीज तुम मर नहीं सकते। और वो जोर से आंद्रे को हिलाने लग जाती है, बोलती है मैं तुमको जिंदा देखना चाहती हूँ। तभी एक लड़का आके पीछे से रहरा को पकड़ लेता है, बोलता है पकड़ लिया, मेरा इनाम कहाँ है? पर हम देखते हैं रहरा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और फिर वहां पे होता है एक बहुत ज्यादा बड़ा धमाका।
और हम देखते हैं सभी लौंडे इधर उधर फेंक चुके होते हैं और जो रैरा होती है वो आंद्रे को घसीटते हुए लेके जा रही होती है और बोलती है बेवकूफ कहीं के, अगर तुमने इसे मार दिया है तो मैं इसके साथ कैसे सोऊंगी। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। रैरा बोलती है अब देखते हैं कि क्या मैं इसे जगा सकती हूँ। वो अपना मैजिक करने लग जाती है और फिर आंद्रे को होश में ले आती है। आंद्रे जब अपनी आंखें खोलता है, आंखें खोलते उसको सबसे पहली चीज दिखती है रैरा और वो बहुत ज्यादा ब्लश करता हुआ दूर हटने की कोशिश करता है, पर रैरा होती है वो उसको गले लगा लेती है और बोलती है ओ मेरे हीरो, तुमने मुझे बचा लिया, शुक्रिया। आंद्रे रैरा को पीछे करते बोलता है वो गुंडे कहाँ हैं और लुकास कहाँ है। लुकास मैं बता दूं वही मोटा जो इसका दोस्त है। रैरा थोड़ा आंद्रे के करीब आते हुए बोलती है तुमने इतनी बहादुरी दिखाई कि वो तुम्हारे डर से भाग गए। आंद्रे बोलता है कि क्या कहा, लेकिन फिर रैरा आंद्रे का कॉलर को धर लेती है और बोलती है तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। एक हिसाब से वो आंद्रे को हिंट दे रही होती है वो सब करने का। आंद्रे बहुत ज्यादा शर्म खाकर 10 फीट की दूरी पर जाकर उसे बोलता है अच्छा अब मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम लोगों से ऐसे बात करती हो तो जाहिर सी बात है कि वो तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकालेंगे, कुछ देर पहले उन घटिया लड़कों की ही तरह। ये सुन के तो रैरा का बहुत ज्यादा मुंह बन जाता है। ग्रूट जो बोलता है अरे रैरा हार मत मानो, यह दुनिया में सबसे दयालु लड़का है, इस बात का फायदा उठाओ। आंद्रे बोलता है तो तुम्हें अजनबियों के साथ ज्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा किससे पाला पड़ा है। पर फिर उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है और जब वो रैरा की तरफ देखता है तो रैरा मगरमच्छ के आंसू लेकर रोने लग जाती है और बोलती है मैं सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाहती थी कि मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ, तुम यह क्यों समझ रहे हो कि मेरी नीयत खराब है। मुझे आखिरकार कोई ऐसा मिला है जो मेरे लिए लड़ने को तैयार है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे अपने घर से भागना पड़ा क्योंकि मेरा परिवार मुझ पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। आंद्रे उसे चुप कराने की कोशिश करता है। जो रैरा होती है वो अपना मुंह घुमाकर बोलती है हाँ, एक ऐसे आदमी के साथ जो बदसूरत घटिया धोखेबाज है। और आंद्रे पूछता और क्या। फिर वो बोलती है उसके मुंह से बदबू आती है। आपको मैं बता दूं वो जिसकी बात कर रही है वो अभी ट्रेटरी से इनको सुन रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है क्या ये सरासर झूठ है। फिर आंद्रे बोलता है मुझे अफसोस है तुम्हें वो सब सहना पड़ा, उन्हें तुम्हारे साथ शादी के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मैंने जो पहले कहा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मेरा इरादा तुम्हें ज्ञान देने का नहीं था। रैरा बोलती है कोई बात नहीं। फिर आंद्रे बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। तो तुम्हारा क्या नाम है? मैं आंद्रे हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रैरा बोलती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा आंद्रे, मेरा नाम रेइरा है पर हम इसको रैरा ही बोलेंगे, ठीक है। फिर बोलती है लेकिन तुम मुझे रिया बुला सकते हो। आंद्रे बोलता है बहुत बढ़िया। और रैरा तुम्हारी उम्र कितनी है? और हम देखते हैं वो मुंह घुमा के बोल रहा होता है क्योंकि उसको रैरा की तरफ देखना नहीं होता। रैरा बोलती है मैं 18 साल की हूँ, मैंने कहा मुझे रिया बुलाओ। फिर आंद्रे बोलता है तुम कानूनी रूप से बालिग हो, फिर भी कोशिश करने में हर्ज नहीं है, मेरे साथ आओ। रैरा बोलती है हम कहाँ जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। फिर वो रैरा को लेकर दूसरी तरफ जाने लग जाता है। हम देखते हैं उस मोटे का सीन जो बहुत ही ज्यादा पता नहीं किसी खेत में आके गिरा हुआ होता है, उसको होश आता है। होश आते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, मुझे हुआ क्या था। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। रैरा बहुत ज्यादा अपसेट होती है, बोलती है ये कोई सपना तो नहीं है, क्योंकि जो आंद्रे होता है वो रैरा को अनाथालय में लेकर आ चुका होता है। रैरा बोलती है अनाथालय, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुमने इसलिए मेरी उम्र पूछी थी? आंद्रे बोलता है क्योंकि तुम 18 साल की हो इसलिए वे तुम्हें नहीं रख सकते, लेकिन वह अच्छे लोग हैं इसलिए मुझे यकीन है कि वह कोई समाधान ढूंढने में हमारी मदद कर सकेंगे। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद वह तुम्हारे लिए कोई फास्टर होम भी ढूंढ ले। ग्रूट जो रैरा को बोलता है रैरा कुछ करो नहीं तो वो तुम्हें तुम्हारे शिकार से अलग कर देंगे। रैरा बोलती है मैं समझ गई ग्रूट जो, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। आंद्रे बोलता है कि क्या तुमने कुछ कहा? रैरा बोलती है ओह नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। फिर अपने मन में बोलती है कमीना कहीं का,
तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। यहाँ पर आंद्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे यकीन है उन्हें पता होगा कि क्या करना चाहिए। फिर हम अनाथालय के अंदर का सीन देखते हैं दो लोगों को। आंद्रे बोलता है हेलो ब्रदर ग्रेगरी, हेलो ब्रदर मार्जानो। यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है ब्रदर ग्रेगरी और ब्रदर मार्जानो अनाथालय के निदेशक और उपनिदेशक हैं ये। तभी उनमें से वो लड़का वाला बोलता है ओ हेलो आंद्रे, इतनी जल्दी वापस आ गए। आंद्रे भी उनको हेलो करता हुआ बोलता है हाँ मैं आपके सेब मिसिस को देने गया था जब मुझे। फिर क्या कहता है आंद्रे ना सब सारी हालात उन्हें समझा देता है। वो आदमी बोलता है अच्छा, और मिस आपका नाम क्या है? रेरा बोलती है मेरा नाम रेरा टैगार है। ग्रूड जो बोलता है सावधान रहना रेरा, यह चर्च के पादरी हैं, ये राक्षसों के परिवारों को जानते हैं। अगर तुमने अपना सरनेम बताया तो उन्हें एकदम पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। यहाँ पर वो तीनों बोलते हैं क्या कहा? टैगार? रेरा बोलती है टैगार रोम रेरा टैगार रोम फिर वो बंदा बोलता है ओ क्या आप विदेशी हैं? आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं। रेरा बोलती है हाँ मैं यहाँ से नहीं हूँ। वो बंदा बोलता है क्या आप इटली से हैं? रेरा बोलती है उससे थोड़ा नीचे। फिर वो बंदा बोलता है खैर हम यहाँ सबकी मदद करते हैं चाहे आप कहीं से भी हो। हमें खेद है कि हम आपको यहाँ नहीं रख सकते लेकिन हम कोई उपाय निकाल लेंगे। हम आपको किसी फास्टर होम में रख सकते हैं लेकिन उसमें कुछ समय लग सकता है, आप जानती ही हैं सरकारी काम कैसा होता है। ग्रूड जो बोलता है रेरा कुछ करो। फिर रेरा आंद्रे के हाथों को धर के बोलती है लेकिन आंद्रे कहता है कि पता नहीं आपका पाला किससे पड़े, मुझे अजनबियों से बहुत डर लगता है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। फिर अनाथालय की औरत बोलती है मेरे पास एक आइडिया है, तुम इस भरी लड़की को अपने साथ रहने के लिए क्यों नहीं कहते आंद्रे? आंद्रे बोलता है कि क्या? रेरा बोलती है ओ हाँ ये बढ़िया रहेगा। फिर वो आगे बताता है उस दिन तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें अपने काम और पढ़ाई दोनों एक साथ हैंडल करने में बहुत मुश्किल होती है। अगर रेरा तुम्हारे साथ रहती है तो शायद इसकी नौकरी लगने के बाद वह तुम्हारी मदद कर सके। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन तुम हम पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है ना? रेरा बोलती है ओ यह बहुत अच्छा है। फिर वो आगे बोलती है आंद्रे ऐसा मानो कि भगवान ऐसा चाह रहे हैं, तुमने मदद मांगी और तुम्हें मिल गई। यह मत भूलो दूसरों को दया और सम्मान देना कर्म है, खासकर जब वह एक गरीब बेसहारा लड़की हो। फिर रेरा मन में बोलती है ना तो यह भगवान की इच्छा है और ना ही मैं बेचारी हूँ। आंद्रे बोलते हैं हाँ लेकिन एक लड़की के साथ रहना, और यह बात दो सन्यासी कह रहे हैं। वो दोनों सन्यासी बोलते हैं हम जानते हैं कि रेरा जैसी यंग लड़की को तुमसे डरने की जरूरत नहीं है ना आंद्रे प्लीज। रेरा बोलती है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही सुरक्षित महसूस करती हूँ। आंद्रे बोलता है आंद्रे मान भी जाओ ना। आंद्रे बोलता है अच्छा ठीक है तुम मेरे घर चल सकती हो। रेरा बोलती है yippee। फिर वो जोर से आंद्रे को हक कर लेती है और बोलती है शुक्रिया आंद्रे तुम सबसे अच्छे हो, और अपने मन में इसको बोलती है बेवकूफ कहीं का। फिर हम देखते हैं ये दोनों चलकर रास्ते से जाने लग जाते हैं। आंद्रे बोलता है क्या हुआ, जब से हम निकले हैं तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। रेरा बोलती है बात यह है कि मुझे समझ नहीं आता कि जीवन के बारे में तुम्हारे विचार इतने सुलझे हुए कैसे हैं। आंद्रे बोलता है ओह तुम्हारा मतलब उस बात से है जो हम कुछ देर पहले कर रहे थे। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो औरत बोलती है देखो आंद्रे तुम कितने बड़े हो गए हो, ऐसा लगता है जैसे तुम अभी कल ही यहाँ से गए थे। रेरा बोलती है क्या तुम्हारी परवरिश यहाँ हुई है? वो बंदा बोलता है यही सही समझे, हमारा आंद्रे यहाँ इसी अनाथालय में बड़ा हुआ है। यह हमें क्रिसमस से एक रात पहले मिला था जब इसको एक गत्ते के डब्बे में हमारे दरवाजे पर कोई छोड़ गया था। उस समय यह एक छोटा सा बच्चा था, वो एक फरिश्ते की तरह सो रहा था, यह भगवान के भेजे एक तोहफे की तरह था। रेरा बोलती है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। आंद्रे बोलते है अरे नहीं ऐसा मत सोचो, असल में मैं इसे वरदान मानता हूँ। अगर मुझे सेंट हेलेंस के सामने नहीं छोड़ा गया होता तो मैं यहाँ के सभी अच्छे लोगों से नहीं मिल पाता। मुझे लगता है कि एक अनाथ के रूप में मेरा बचपन बहुत अच्छा था। सेंट हेलेंस की वजह से हमेशा मेरी हर ज़रूरत पूरी हुई है और मैंने अपने जीवन में हर दिन अच्छा महसूस किया है। फिर वो पादरी रेरा को बोलता है यहाँ तक कि उसने अनाथालय को सम्मान देने के लिए अपना सरनेम सेंट हेलेन चुना।
और वह हर समय आकर बच्चों को संभालने में हमारी मदद करता है। आंद्रे बोलता है, बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि यहाँ सब बच्चों को मेरी ही तरह खुशहाल बचपन मिले और इसके अलावा मुझे सेंट हेलेंस वापस आना हमेशा अच्छा लगता है। मेरा दिल हमेशा यहाँ लगा रहता है। यह सच है, कसम से मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। अगर मैं उस अनाथालय में नहीं पलता तो आज जो मैं हूँ वह नहीं होता। रेरा भी चुपचाप से उसकी बात सुन रही होती है। फिर तभी आंद्रे बोलता है, लो हम पहुंच गए। पर रेरा इस जगह को देख के बहुत ज्यादा नाखुश होती है क्योंकि आंद्रे अब इससे चर्च में लेके आ चुका होता है। रेरा बोलती है, चर्च? यह मत कहना कि तुम यहाँ रहते हो। आंद्रे बोलता है, हाँ, अरे नहीं, यह रास्ते में पड़ता है, इसलिए मैं बस यहाँ रुक कर प्रार्थना करना चाहता था। रेरा बोलते है, क्या प्रार्थना? तुम्हारा मतलब हमें अंदर जाना होगा? आंद्रे बोलता है, हाँ हाँ। रेरा बोलती है, क्या? ग्रूड जो बोलता है, रेरा, हम चर्च के अंदर नहीं जा सकते, यह धार्मिक जगह है और मुझे नहीं पता कि क्या होगा, हम मर सकते हैं। रेरा बोलती है, मैं जानती हूँ ग्रूड जो। फिर आंद्रे अंदर जाता हुआ बोलता है, रेरा क्या तुम ठीक हो? फिर वो भी रेरा के हाथों को धर लेता है और बोलता है, क्या तुम इसलिए अंदर नहीं आ रही हो क्योंकि तुम भगवान को नहीं मानती हो? चिंता मत करो, बस 1 मिनट लगेगा हमें। यह अंदर से बहुत सुंदर है, भले ही तुम इस बात पे विश्वास नहीं करती हो। फिर वो गेट खोलकर उसे जबरदस्ती अंदर आने लग जाता है, लेके आने लग जाता है और बोलता है, पर यह देखने लायक है। रेरा उसे रुको रुको बोल रही होती है, नहीं नहीं, और ग्रूडजो की भी हालत मतलब पूरी फट के चौसठ हो चुकी होती है। पर फिर जब वो लोग अंदर कदम रखते हैं तो यहाँ पर रेरा कुछ नोटिस करते हैं कि उसे कुछ नहीं हुआ है। रेरा बोलती है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं चर्च के अंदर हूँ, यह कैसे मुमकिन है? आंद्रे बोलते हैं, क्या हुआ? रेरा बोलते हैं, ही कुछ नहीं। आंद्रे बोलता है, देखो है ना खूबसूरत, अगर तुम चाहो तो आसपास देख कर आओ, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। रेरा बोलती है, अच्छा ठीक है। आंद्रे अपनी प्रेयर करने लग जाता है। रेरा बोलती है, 1 मिनट, यहाँ हो क्या रहा है? ग्रूडजो बोलता है, मेरे ख्याल से यह चर्च अब पवित्र हो चुका है, इसलिए पवित्र आत्मा यहाँ से जा चुकी है। कुछ जगह है जिन्हें इंसान पवित्र मानते हैं, जिन्हें आखिरी अनुष्ठान के बाद या सिर्फ एक आदेश पर पवित्र आत्मा छोड़ देती है। हमारी किस्मत अच्छी थी, शुक्र है। रेरा बोलती है, तो इसका मतलब है? फिर वो आंद्रे से पूछती है कि इस चर्च में बहुत लोग नहीं है? आंद्रे बोलता है, हाँ, बहुत समय पहले यहाँ कुछ हुआ था, मैं यह बताना नहीं चाहता था, इसलिए बहुत से लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते। यह शहर का मुख्य चर्च हुआ करता था, लेकिन जो हुआ उसके बाद अब ऐसा नहीं है। रेरा बोलती है, तो तुम यहाँ क्यों आते हो? आंद्रे बोलता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे इस चर्च से बहुत लगाव है। जब मैं छोटा था तो वो मुझे प्रार्थना करने के लिए अक्सर यहाँ लाते थे। मुझे लगता है कि जो भी हुआ उसके बावजूद इस जगह को छोड़ना अच्छा नहीं होगा। मुझे खुद पूजा करने में भी विश्वास है, इसलिए मैं यहाँ अकेले प्रार्थना करना आता हूँ। तो क्या मैं प्रार्थना खत्म कर लूँ? मैं तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करूँगा। रेरा बोलती है, हो हाँ ज़रूर। फिर यहाँ पे आंद्रे प्रार्थना करने लग जाता है। रेरा बोलती है, तुम जानते हो ग्रूडजो, मुझे नहीं लगता कि आंद्रे धर्म के कारण इतना अच्छा है। बेचारा, मुझे उस पर दया आती है। वह एक ऐसे ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है जो उसे यहाँ इस जगह में सुन भी नहीं सकते। ग्रूडजो बोलता है, तो तुम्हारे लिए तो और भी अच्छा है ना? याद रखो तुम यहाँ क्यों हो। रेरा बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो ग्रूडजो, असली मजा अभी बाकी है, ही। फिर हम आंद्रे के घर का सीन देखते हैं। ये लोग घर पे आ चुके होते हैं। आंद्रे बोलते हैं, हाँ आखिरकार घर पहुंच ही गए। रेरा अपने मन में बोलते हैं, ये तो बहुत साफ है। उसका घर बहुत ज्यादा ही क्लीन हुआ होता है। आंद्रे बोलता है, आओ यह तुम्हारा कमरा होगा। दरअसल मैं फ्रांसिस नाम के एक लड़के के साथ रहता हूँ और वैसे यह उसका कमरा है, लेकिन चिंता मत करो, वह बहुत कम यहाँ आता है। वह शहर का पादरी था, लेकिन फिर वह ट्रक ड्राइवर बन गया। वह अपने ट्रक से पूरी दुनिया घूमता है, इसलिए तुम्हें उसका कमरा लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रेरा का भी रिएक्शन वैसे ही है जैसा भी मेरा है कि एक पादरी ट्रक ड्राइवर बन गया। फिर ग्रूडजो बोलता है, प्यारा कमरा है, तुम्हारे कमरे जितना बड़ा नहीं है लेकिन आरामदायक लगता है। फिर वो धीरे से बोलती है, उम्मीद है मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगी। आंद्रे बोलता है, चलो मैं तुम्हें बाकी का घर दिखाता हूँ। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। आंद्रे बोलता है, और बाथरूम वहाँ है, बस यही है पूरा घर। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन 2 लोगों के लिए काफ़ी है, इसे अपना ही घर समझो। रेरा बोलती है, ठीक है शुक्रिया, तुम बुरा ना मानो तो मैं नहा लूँ? आंद्रे बोलता है, जरूर बिल्कुल। रेरा बोलती है, शुक्रिया।
और फिर रहरा बोलती है ध्यान से देखो ग्रुडजो, अब हम मौके पर चौका मारने वाले हैं। आंद्रे उसे बता रहा होता है कि टावल उस तरफ है, पर तभी उसका मुंह बहुत ज्यादा लाल हो चुका होता है। बोलता है रुको तुम यह क्या कर रही हो। हम देखते हैं रहरा इसके सामने कपड़े उतारने लग जाती है नहाने के लिए और बोलती है ओह सॉरी, पुरानी आदत है, मेरे घर में सिर्फ औरतें ही रहती है ना, तो तुमने कहा भी था कि मैं इसे अपना ही घर समझूं। आंद्रे बोलता है हाँ, लेकिन तुम यहाँ कपड़े नहीं उतार सकती, प्लीज बाथरूम में जाओ। रहरा बोलती है ठीक है मैं चली। आंद्रे बोलता है हे भगवान मुझे हिम्मत दो। फिर हम देखते हैं बाथरूम का सीन। रहरा नहाते हुए बोलती है क्या यह मुमकिन है कि वह मुझे देखकर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुआ है। ग्रुडजो बोलता है तुमने क्या अभी से हार मान ली। रहरा बोलती है कभी नहीं। क्या तुम्हें यकीन है कि वो गे तो नहीं है? क्या मुझे आदमी के रूप में बदल कर देखना चाहिए? ग्रुडजो बोलता है नहीं वो गे नहीं है। रहरा बोलते हैं वो तो फिर मुझे कोई और बहाना ढूंढना होगा। तभी वो उसकी नज़र वहाँ पर लटके 2 टावलों पर जाती है। फिर उसके मन में कोई शरारत सोचती है और बोलती है मिल गया। अब वो क्या करती है उन दोनों टावर को खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर वो बोलती है आंद्रे यहाँ एक भी तौलिया नहीं है, मैं क्या करूं? आंद्रे बोलते हैं पक्का नहीं है, मैंने आज सुबह ही बदले थे। रहरा बोलती है हाँ अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आकर खुद देख लो। आंद्रे बोलता है अच्छा 1 मिनट रुको। वो कैलकुलेशन करने लग जाता है अपने मन में कि साबर वुमेन नहीं मैं मना करना चाहता था, पर फिर वो अपने हाथ सर पर रखता हुआ बोलता है अरे यार ये क्या हो गया। तभी आवाज आती है तो क्या मैं ऐसे ही बिना कपड़ों के बाहर आ जाऊं? आंद्रे बोलते हैं नहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी दूसरा तौलिया लाता हूँ, 1 सेकंड रुको। हम देखते हैं अंदर का सीन। आंद्रे तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। फिर हम देखते हैं आंद्रे को जो बोलता है मैं यहाँ हूँ, ये लो। अब वो क्या करता है अंदर नहीं आया होता, सिर्फ हाथ से टॉवल दे रहा होता है बाथरूम में। तभी रहरा बोलती है लेकिन मैं तो शावर के अंदर हूँ, क्या तुम यहाँ मेरे पास आ सकते हो प्लीज, बहुत ठंड है बाहर। आंद्रे बोलता है क्या? रहरा बोलती है ओहो आंद्रे पर्दा बंद है, तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा प्लीज, सच में बहुत ठंड है। अच्छू। फिर वो ऐसे करके एक और चीख मारती है तो अच्छू। आंद्रे बोलता है ओह अच्छा मैं आ रहा हूँ, 1 सेकंड रुको मैं यहाँ आ रहा हूँ। फिर जैसे वो अंदर आता है ना, रहरा जोर से पर्दे को ओपन कर देती है और बोलती है ओह मैं पर्दे से फिसल गई। पर तभी वो देखती है आंद्रे ने तो अपने आंखों में पट्टी बांध रखी है और बोलता है क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? रहरा बोलती है नहीं। अपने मन में बोलती है ये कैसा लड़का है? आंद्रे बोलता है वहीं रुको मैं आ रहा हूँ, तुम कहाँ हो? रहरा अपने मन में बोलती है ठीक है, सोचो इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल करो। तभी वो नीचे कारपेट की तरफ देखती है, उसके मन में फिर से एक शरारत आती है। अपने मन में बोलती है शायद इससे काम बन जाए। अब वो बोलती है आंद्रे मैं यहाँ हूँ, मेरी आवाज़ सुनकर आ जाओ। आंद्रे बोलता है ओह आता हूँ। पर जैसे ही वो उस कारपेट पे कदम रखता है, रहरा क्या करती है उस कारपेट को खींच लेती है अपने मैजिक से और आंद्रे फिसल जाता है वहीं पर। और एक आवाज़ आती है ओह आंद्रे। फिर यहाँ पर हमें आंद्रे के दिमाग के अंदर का सीन दिखाया जाता है। देखो भाई दिमाग के अंदर का सीन। एक बंदा बोलता है आपके खास सूत्र से रिपोर्ट आई है सर, हम कोई ऐसी मुलायम और गर्म चीज को छू रहे हैं जो पहले महसूस की गई कैटेगरी में लिखी ही नहीं है। वो कैप्टन बोलता है कितनी अजीब बात है, विजन को रिस्टोर करने का आदेश दो। जी सर, विजन में सुधार हो रहा है, ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। हो गया विजन, ठीक हो गया। वो सर देखता है बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं। पर वो दोनों भी सामने की तरफ देख के पूरे लाल हो जाते हैं। फिर वो एक बटन दबाता है, साइरेंस होने लग जाता है, बोलता है रेड अलर्ट। फिर से दोहरा रहा हूँ रेड अलर्ट, हम एक वर्जित वस्तु को छू रहे हैं। फिर हम देखते हैं आंद्रे का सीन। आंद्रे अपनी आंखों की पट्टी हटाता है, वो देखता है वो भाई रहरा के पोम दबा रहा होता है और वो रहरा बोलते ओहो आंद्रे। पहले तो आंद्रे कुछ समझ नहीं पाता, फिर उसका मुंह टमाटर जैसा लाल हो जाता है और वो जोर से चीख मारता है और भागते हुए अपनी आंख दबाकर बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ, मुझे ठोकर लग गई थी। रहरा बोलती है आंद्रे। और फिर वो क्या कहता है रहरा के मुंह पे तौलिया फेंक के मारता है, बोलता है ये लो तुम्हारा तौलिया, फिर से सॉरी। और वो बाथरूम से बाहर भाग जाता है। रहरा कुछ टाइम के लिए चुप रहती है और बहुत ज्यादा शौक रहती है और फिर जोर से तौलिया को जमीन पे फेंक के मारती है, बोलती है हद है। फिर वो तौलिया लपेट के बाथरूम से बाहर आती है, बोलती है आंद्रे तुम क्या कर रहे हो? आंद्रे बोलता है ओह रहरा, बाथरूम में जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं घटिया इंसान नहीं हूँ। रहरा बोलती है उस बारे में परेशान मत हो। फिर अपने मन में बोलती है बेहतर होता कि तुम एक घटिया इंसान होते।
आंद्रे बोलता है ओह मिल गई, ये देखो यह अंगूठी इस बात को साबित करती है। रेरा बोलती है अंगूठी? आंद्रे बोलता है ओह तुमने तौलिया पहना हुआ है। हाँ हाँ यह याद दिलाने के लिए। रेरा बोलती है याद दिलाने के लिए? किस चीज की? आंद्रे बोलता है मेरे खुद को संयम में रखने की शपथ। रेरा बोलते ओह अच्छा। वो सोचने लग जाती है, वो बोलते कि क्या? तब उसको रियलाइज होता है संयम में रखने का मतलब। आंद्रे बोलता है इसके अंदर लिखा है प्यार इंतजार कर सकता है। मैं प्यार में विश्वास करता हूँ, इसलिए मैंने कभी किसी महिला के साथ संबंध नहीं बनाए हैं क्योंकि मुझे कभी प्यार हुआ ही नहीं। लेकिन यह एक लंबी कहानी है। दरअसल मैं खुद को शादी तक बचा कर रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई लड़की मुझसे प्यार करती है तो वह इंतजार कर सकती है। हाँ मैं जानता हूँ हमारी कस्मों के बारे में याद कराने के लिए चीज़ों का होना असल में हमारी संस्कृति में नहीं है, लेकिन तुम्हें तसल्ली दिलाने के लिए अब से मैं इसे पहनूंगा। यह ब्रदर ग्रेगरी ने मुझे तोहफे में दी थी, वह इसे न्यूयॉर्क से लाए थे। पता चला कि ये अंगूठियां असल में काफ़ी लोकप्रिय है। फिर वो अंगूठी को अपने हाथों में उंगल में पहनते हुए बोलता है तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। और यह अंगूठी इस बात का साबित करती है। हाँ अब जब हमारे बीच सब साफ हो गया है तो मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। पर यहाँ पर हम देखते हैं रेरा जो सारी उम्मीदों को खो चुकी होती है। फिर वो फिर से छींक मारती है अच्छू। आंद्रे बोलता है इससे पहले कि तुम्हें सर्दी हो जाए कुछ कपड़े पहन लो, मैं तुम्हारे बिस्तर पर कुछ कपड़े रख दिया है। फिर खाने की तरफ इशारा करते हुए बोलता है और लिविंग रूम की टेबल पर खाने का कुछ सामान रखा है, तुम खा लेना। रेरा बोलती है और तुम? आंद्रे बोलता है मैं पहले ही खा चुका हूँ क्योंकि मुझे अब सोने जाना है, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। फिर वो अपने कमरे में जाते हुए बोलते हैं ठीक है तो गुड नाइट, और वो गेट को बंद कर लेते हैं। रेरा बोलती है गुड नाइट। फिर रेरा अपने कमरे में आ जाती है, खाने को लेकर जोर से गेट को बंद करती है और बोलती है हर द गुड जो खुद पर संयम रखने की कसम। उसने खुद पर संयम रखने की कसम खाई थी और उसके पास वह बकवास सी अंगूठी है। क्या पागल मोंक उसके लिए बाकी लोगों की तरह स्टैचू ऑफ लिबर्टी का छोटा सा स्टैचू नहीं ला सकते थे? और उस निकम्मे ने मुझे तसल्ली देने के लिए वह पहनी है, जबकि उसे मेरे पास होना चाहिए। कितना बेवकूफ़ है। ग्रूड जो बोलता है तुम उस लड़के से सीधे शादी कर सकती हो। फिर वो ग्रूड जो को धरते हुए बोलती है बकवास बंद करो ग्रूड जो, मैंने एक नकारे सख्त इंसान के साथ शादी करने के लिए उस घमंडी सिरफिरे से पीछा नहीं छुड़ाया था। हम देखते हैं लूसी फंगस जो अपनी टेरेटरी में अपने अड्डे में बैठकर ये सब तमाशा देख रहा होता है और बोलता है तुम्हें उसकी उम्मीद नहीं थी है ना राजकुमारी? क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें इतना आसान शिकार दूंगा? अब जैसा कि अब तुम जान ही गई हो, मैंने आंद्रे को उसकी आस्था के लिए नहीं बल्कि उसके दृढ़ निश्चय के लिए चुना था। वह प्यार भावनाओं और न्याय में यकीन करता है। वह इंसान में देखी गई अब तक की सबसे पवित्र आत्माओं में से एक है। उसकी इतनी अटूट आस्था है कि वह सिर्फ एक रात के प्यार के लिए कभी भी अपनी शपथ नहीं तोड़ेगा। तुम समझे मार्वस? चिंता की कोई बात नहीं है। मार्वस बोलता है मुझे हैरानी है सरकार, क्योंकि लड़का इतना खूबसूरत है। फिर लूसी फंगस बोलता है हाँ मार्वस, एक अच्छा आदमी जानता है कि एक जिद्दी महिला जब करीब आने की कोशिश करती है तो उससे कैसे निपटा जाता है। मेरा यकीन करो मुझे इसमें महारत हासिल है। और अब यह हमारी नरवक्षी राजकुमारी के लिए और भी ज़्यादा शर्मनाक होगा। मार्वस बोलता है अच्छा है लेकिन ओह चलिए छोड़िए। लूसी फंगस बोलता है क्या बात है मार्वस? मार्वस बोलता है अगर वह लड़का उससे प्यार करने लगा तो क्या होगा? लूसी फंगस बोलता है हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि उस बेवकूफ़ के प्यार में पड़ना नामुमकिन है। मैंने उस संभावना के बारे में भी सोचा था क्योंकि हमारे सौदे के मुताबिक मैं सीधे सीधे दखल करके हालात अपने पक्ष में नहीं कर सकता और मुझे हमारी छोटी सी शर्त के बारे में आंद्रे को बताने की इजाज़त नहीं है। मैंने सभी मुमकिन नतीजों के लिए एक उपाय सोच लिया था। अगर किसी तरह आंद्रे
को राजकुमारी से प्यार हो जाता है तो वह उससे शादी करना चाहेगा ताकि उसकी कसम न टूटे, लेकिन क्योंकि राजकुमारी एक दानव है तो शादी के समय राजकुमारी की असली पहचान सामने आ जाएगी, जिससे उसकी योजनाओं पर पानी फिर जाएगा। हाँ, लेकिन अगर राजकुमारी को ही प्यार हो जाए इतना ज़्यादा कि वह कुछ उल्टा सीधा कर दे। ये बात मार्वस बोलता है। लूसीफंगस बोलता है, पागलों वाली बात मत करो मार्वस, एक असली दानव को कभी भी इंसान से प्यार नहीं हो सकता। वह बेवकूफ़ हो सकती है लेकिन इतनी भी बेवकूफ़ नहीं, चाहे तुम किसी भी तरह से इसे देखो, इस शर्त को मैं ही जीतने वाला हूँ। मार्वस बोलता है, आपकी कामयाबी के लिए मेरी शुभकामनाएं मेरे आका। फिर हम वापस से रैरा का सीन देखते हैं। रैरा आंद्रे का पैजामा पहनकर बेड पे लेटी हुई होती है और बोलती है, कितना ठगावत भरा दिन था। ग्रूडजो बोलता है, अरे रैरा, तुम्हारे पास अब भी पूरी रात है, तुम दबे पाँव उसके कमरे में क्यों नहीं जाती हो। रैरा बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया तो वह मुझे धक्के मारकर निकाल देगा। और रैरा बिस्तर में जाते हुए बोलती है, हाँ मैं बहुत थक गई हूँ। ग्रूडजो बोलता है, ठीक है, थोड़ा आराम कर लो, कल तुम कामयाब हो जाओगी। रैरा बोलती है, अब तुम क्यों मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हो, पूरा दिन तो तुम मेरी बेइज्जती करते रहे। ग्रूडजो बोलता है, खैर तुमने जितना नुकसान कर दिया है, अब मैं बस तुम्हें इस मुसीबत से सही सलामत निकलने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, दोस्त इसलिए तो होते हैं। रैरा लेटते हुए बोलती है, ओह शुक्रिया ग्रूडजो। ग्रूडजो बोलता है, वैसे मुझे लगता है कि तुमने इतना बुरा भी नहीं किया, तुम उसके घर में सो रही हो, यही तुम्हारे लिए एक बड़ी कामयाबी है। फिर क्या होती है ना, रैरा ग्रूडजो को धर लेती है अपने हाथों में, मैंने गलत क्या कहा। फिर वह ग्रूडजो को अपने पास ले आते हुए बोलती है, कुछ नहीं, चलो सो जाते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। 6:30 बजे अलार्म बजता है। आंद्रे अपनी अलार्म घड़ी को स्टॉप करता है और उठते हुए अंगड़ाइयाँ लेता है। फिर वह विंडो खोलते हुए बालकनी में आता है, बोलता है सुबह हो गई। फिर वह नहाने जाता है, बाथरूम में स्नान लेता है, पौधों को पानी देता है और अपनी कॉफी बनाता है और पीते हुए बेंच पर बैठता है और बेंच पे बैठते हुए पीने लग जाता है। बोलता है, कितना अच्छा दिन है। पर तभी रैरा देख लो भाई अंडर गारमेंट्स में आती है और बोलती है, हेलो आंद्रे। आंद्रे के मुंह से पूरी की पूरी कॉफी बाहर आ जाती है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। मैंने इस पार्ट में पूरे 6 चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। तो चैप्टर 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आंद्रे बैठ के अपनी कॉफ़ी का एंजॉय कर रहा होता है। बोलता है, कितना अच्छा दिन है। जैसे वो कॉफ़ी की एक घुट लेता है तभी रैरा अपने अंडरगारमेंट्स में आ जाती है और बोलती है, आंद्रे कैसे हो। आंद्रे के मुंह से सारी की सारी कॉफ़ी बाहर आ जाती है। रैरा बोलती है, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई आंद्रे। आंद्रे बोलता है, तुमने कुछ पहना क्यों नहीं है और वह भी बालकनी में। रैरा बोलती है, ओह सॉरी, मेरे पास पहनने के लिए ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, ही। वैसे भी तुमने मुझे कहा था कि मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। तुम उस तरह के लड़के नहीं हो, तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने अंडरवियर में घूमूं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आंद्रे बोलता है, हाँ लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था, और जो मैंने अपने पैजामे दिए थे वो कहाँ है। वो छोड़ो, मुझे देखने दो तुम्हारे पहनने के लिए अगर मेरे पास कुछ हो तो। फिर आंद्रे अपनी तिजोरी में देखने लग जाता, अपनी अलमारी में, कि कुछ पहनने के लिए है कि नहीं। तभी रैरा पीछे से आती है और आंद्रे को बैड टच देने लग जाती है। आंद्रे बोलता है, प्लीज़ क्या तुम थोड़ा पीछे हो सकती हो। रैरा बोलती है, लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ। आंद्रे बोलता है, हाँ लेकिन मैं देख नहीं पा रहा कि ड्रॉर में क्या है। रैरा बोलती है, ओह सॉरी। फिर गुस्से में अपने मन में बोलती है, कमीना कहीं का, इन बेबीज को देखने के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। आंद्रे एक कपड़े को निकालता हुआ बोलता है, ये रहा, इससे काम हो जाना चाहिए। रैरा उसे जोर से हक कर लेती है और बोल गया, शुक्रिया आंद्रे। आंद्रे का मुंह टमाटर ऐसा लाल हो जाता है। थोड़ा पीछे हटते हुए बोलता है, सुनो, तुम मुझसे इस तरह लिपट नहीं सकती। रैरा बोलती है, लेकिन क्यों। फिर आंद्रे अपने मन में उन पुरानी बातों को याद करता है जहाँ पर रैरा ने बोला होता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी नीयत ख़राब है। आंद्रे उसी बात को सोच के बोलता है, अच्छा मुझे सावधान रहना होगा, इससे बुरा ना लगे। फिर वो बोलता है, चलो छोड़ो, मुझे पता है कि तुम एक बहुत प्यारी इंसान हो, लेकिन देखो तुम्हें अच्छा लगता है,
लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझे छूते हैं या मुझसे लिपट जाते हैं, जब तक कि वे लोग मेरे बेहद करीब ना हो। तो क्या तुम ये चिपटना वगैरह बंद कर सकती हो प्लीज? और हम देखते हैं रेरा और जोर से आंद्रे के साथ चिपक जाती है। रेरा बोलती है, ओह आंद्रे, लेकिन मुझे तो लगता है कि हम पहले ही काफी नजदीक आ गए हैं। आंद्रे रेरा को थोड़ा पीछे करता हुआ बोलता है, मुझे नहीं लगता। सॉरी, मेरा मतलब फिलहाल मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा। किसी को जानने के लिए मुझे समय लगता है। रेरा बोलती है, अच्छा। और मन ही मन उसे कमीना बोल रही होती है। आंद्रे अपने मन में बोलता है, मैं कितने तनाव में हूँ कि मैं अभी सच में चिल्ला गया। फिर आंद्रे बोलता है, पहले हम जो बात कर रहे थे, हम कल चलकर तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद सकते हैं। रेरा बोलती है, ओह लेकिन आज क्यों नहीं? आंद्रे बोलता है, क्योंकि आज मुझे। तभी हम देखते हैं घड़ी की तरफ, आंद्रे देखते हैं जहाँ पर 8:46 हो रहे होते हैं। आंद्रे जोर से चिल्लाता है, ओह धत्तरी की, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया, मुझे बहुत देर हो गई है। फिर वो भागता हुआ बोलता है रेरा को, सॉरी रेरा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी जाना होगा, बाय। रेरा बोलते हैं, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? नहीं आंद्रे, मुझे भी अपने साथ ले चलो। और रेरा भी आंद्रे के पीछे भागने लग जाती है। फिर हम देखते हैं बाहर मार्केट का सीन। आंद्रे भाग रहा होता है और कहीं पे पहुंचता हुआ बोलता है, उफ सॉरी मुझे देर हो गई। रेरा भी उसके पीछे भाग के आ रही होती है। हम देखते हैं ये लोग एक कैफ़े में आए होते हैं। काउंटर पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है, कोई बात नहीं, 4 साल में तुम पहली बार देर से आए हो, मुझे तो चिंता होने लगी थी। आंद्रे रिप्लाई में बोलता है, हाँ मुझे कोई काम याद आ गया था। रेरा पीछे खड़े होकर अपने मन में बोल रही होती है, इस नकारे इंसान के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। हम देखते हैं और रिसेप्शनिस्ट बोलती है, ओह हेलो, आप कौन है? वो रेरा से पूछ ली होती है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, मेरा नाम ग्रेस मार्जली है, मैं इस कैफ़े की मालकिन हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई, आप मुझे ग्रेस बुला सकती हैं। हमें इनका इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है, ग्रेस मार्लो, और ये इस कैफ़े की मालकिन है जिनकी उम्र 38 साल की है, पर लेकिन ये देखने में लगती नहीं है। रेरा बोलती है, मेरा नाम रेरा है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो लड़की रिसेप्शनिस्ट आंद्रे को चढ़ाते हुए बोलती है, क्या बात है आंद्रे, तो आखिरकार तुमने गर्लफ्रेंड ढूंढ ही ली क्या? यह प्यारी लड़की तुम्हारे देर से आने की वजह हो सकती है। आज सुबह तुमने क्या किया? आंद्रे बोलता है, क्या आप क्या बात कर रही हैं? नहीं प्लीज़ इस बारे में मजाक भी मत कीजिए। रेरा बोलती है अपने मन में, ऐसे बोल रहा है जैसे मैं कोई बेकार चीज़ हूँ। फिर आंद्रे बोलता है, यह एक लंबी कहानी है, बाद में समझाऊंगा, क्या यह कुछ समय के लिए यहाँ रह सकती है? रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मतलब वो मालकिन बोलती है, ज़रूर, लेकिन भूलना मत कि आज सारा का ट्रायल रन है और जब मैं बाहर आऊँ तो उसकी मदद करना तुम्हारा काम है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर सारा नाम की लड़की आ चुकी होती है। आंद्रे बोलता है, ओह तुमसे मिलकर अच्छा लगा सारा, मैं आंद्रे हूँ, माफ़ करना मैंने पहले अपने बारे में नहीं बताया था। सारा बोलती है, कोई बात नहीं, और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है आंद्रे को देखकर। पीछे से रेरा बोलती है अपने मन में, यह लड़की कौन है अब? मालकिन बोलती है, आज तो तुम रोमियो बने हुए हो, अभी से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। क्या रेरा तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? आंद्रे बोलता है, क्या नहीं, ओह प्लीज़ ग्रेस, मुझे छेड़ना बंद कीजिए। तभी सारा को एक आवाज़ आती है, ओह अच्छा हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सारा उस तरफ देखती है, वो आवाज़ रेरा की होती है। सारा रेरा को बोलती है, ओह हेलो, मैं सारा हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रेरा भी लाइक सारा अपने मन में बोलते हैं, इसको क्या परेशानी है? रेरा एक टेबल में बैठते हुए बोलती है, हद है ग्रूडजो, आंद्रे का काम कब ख़त्म होगा? मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हम यहाँ कब से हैं? ग्रूडजो बोलता है, मुश्किल से 5 मिनट से। रेरा बोलते हैं, उफ कहाँ फंस गई, इस तरह तो मैं कभी कुछ नहीं कर सकूंगी। आंद्रे और सारा को एक साथ देख के बहुत ज़्यादा जल रही होती है और बोलती है, साथ ही अब एक नई लड़की मेरे शिकार पर डोरे डाल रही है। आंद्रे रेरा की तरफ आता है और बोलता है, क्या हुआ रेरा, अगर तुम बोर हो रही हो तो शहर घूमने जा सकती हो, अगर तुम कैफ़े और दुकानों पर पूछो तो शायद तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। रेरा बोलती है, ओह या तो शायद मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। आंद्रे बोलता है,
वैसे असल में मैं गृह से तुम्हारी नौकरी के लिए बात करने वाला था, क्योंकि मैं जानता था कि वह किसी को ढूंढ रही है, लेकिन मैं नई वेट्रेस के बारे में भूल ही गया था। फिर अपने मन में बोलता है शायद ये अच्छा ही है। फिर रैरा उस पल को याद करते बोलते नई वेट्रेस, जब ओनर ने बोला था जरूर, लेकिन भूलना मत कि आज सारा का ट्रायल रन है और जब मैं बाहर आऊँ तो उसकी मदद करना तुम्हारा काम है। तो रैरा को पता लगता है कि सारा का भी ट्रायल चल रहा है, वो यहाँ पे नहीं है। रैरा बोलती है 1 मिनट, तो उसका टेस्ट लिया जा रहा है। आंद्रे बोलता है हाँ, लेकिन गड़बड़ होना लगभग नामुमकिन है। साथ ही आज कैफे में ज्यादा भीड़ भी नहीं है, ही। पर हम देखते हैं रैरा को, जो बहुत ही ज्यादा शैतानी हंसी हंसती है और बोलती है ऐसा क्या। और यहाँ पर सारा कॉफ़ी को सर्व कर रही होती है, पर तभी रैरा अपना मैजिक करती है एक चुटकी बजा के, और सारा का जो कॉफ़ी का कप होता है बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। सारा उसको उठा नहीं पा रही होती, वो बहुत ही ज़ोर से उठाने की उसे कोशिश करती है। जैसे वो बहुत ज़्यादा जोर लगाती है, रैरा अपना मैजिक को कैंसिल कर देती है। सारी की सारी कॉफ़ी सारा के हाथ से नीचे टेबल पे गिर जाती है। बोलती है मुझे माफ़ करना। तभी वहाँ पे आंद्रे आ जाता है टेबल को साफ़ करने के लिए, बोलता है इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, हम तुरंत आपके लिए दूसरी कॉफ़ी लाते हैं। आंद्रे सारा को बोलता है परेशान मत हो सारा, ऐसा होता है। सारा बोलते शुक्रिया। और यहाँ पर रैरा अभी भी लगी होती है इसका काम बिगाड़ने में, और जब भी सारा किसी को सर्व करती है तो रैरा अपना मैजिक करती है, जिससे सारा का सारा काम खराब हो जाता है। जैसे कि कहीं पर वो कॉफ़ी की जगह खाली कप भी सर्व कर रही होती है, और कॉफ़ी की जगह चाय बांट रही होती है, हर शुगर वाले मरीज को चीनी दे रही होती है कॉफ़ी में मिलाकर। ऐसे कर करके सारा का पूरा काम रैरा खराब कर रही होती है, और सारा बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती है और एक जगह पे बैठ जाती है। ग्रूड जो बोलता है क्या कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। रैरा बोलते है क्या मतलब, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे इस नौकरी की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ काम करती हूँ तो एक तरह से मुझे आंद्रे के साथ इसका लड़ाने के पैसे मिलेंगे, हा हा। ग्रूड जो बोलता है हाँ, लेकिन तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। रैरा बोलती है हाँ हाँ, और अब यह रहा मास्टर स्ट्रोक, ही। और वो एक लास्ट चुटकी बजाती है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आंद्रे बोलता है सारा क्या तुम मेरे लिए एक हॉट चॉकलेट बना सकती हो। सारा बोलती है हाँ हाँ ज़रूर। और यहीं पर रैरा चुटकी बजाती है और बोलती है और अब ये रहा मास्टर स्ट्रोक। हम देखते हैं जो हॉट चॉकलेट वाली मशीन होती है उससे काफ़ी ज़्यादा मिल्क बाहर निकलता है और सारा की पूरी ड्रेस गंदी हो जाती है। और रैरा ये देख के बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है एक डेविल की तरह। आंद्रे वहाँ आता है, बोलता है सारा। सारा बोलती है क्यों, आज मेरा सारा काम खराब क्यों हो रहा है। आंद्रे बोलता है अरे परेशान मत हो, हर किसी के खराब दिन आते हैं। सारा रोते हुए बोलती है हाँ, लेकिन अब मैंने अपना मौका गवा दिया। मैं ये काम करना जानती हूँ पर आज ही नहीं हो रहा। लगता है मेरे अंदर कोई भूत आ गया है। यहाँ पे हमें राइटर बताता है कि वह भूत रह रहा है। फिर आंद्रे सारा को चुप कराता हुआ बोलता है मेरी बात सुनो सारा, यह बुरी किस्मत या भूत की वजह से नहीं हो रहा, तुम बस थोड़ी घबराई हुई हो क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है। लेकिन हिम्मत रखो क्योंकि ग्रेस यहाँ नहीं है। अगर अब सब कुछ ठीक रहता है तो मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा और हम तुम्हारे ट्रायल का सफल मान सकते हैं। सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर सारा बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और फिर बोलती है एक स्माइल के साथ ठीक है। और यहाँ पर रैरा गुस्से में बोलते क्या, यह तो एक दूसरे में ही खो गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रूड जो बोलता है क्या ये कर्म है। रैरा बोलती है जल्दी ही इसको मज़ा चखाऊंगी मैं। यहाँ पर सारा ने अपने ड्रेस को चेंज कर लिया होता है। उसके पास एक कस्टमर आती है, बोलती है सुनिए क्या मुझे चीनी मिल सकती है। सारा बोलती है जी मैम मैं अभी देती हूँ। यहाँ पर रैरा अपना मैजिक करती है पर सारा क्या करती है चीनी देने से पहले उसे चख लेती है और फिर उसको पता लग जाता है कि चीनी नहीं नमक है। तो वो आंद्रे को बोलती है आंद्रे क्या तुम मुझे चीनी दे सकते हो, यह नमक है। आंद्रे बोलता है हाँ। और यहाँ पर रैरा का पोपट हो जाता है। ऐसे ही कर करके क्या होता है जब भी वो कोई मैजिक करते हैं काम बिगाड़ने के लिए, पर इस बार जो सारा होती है वो डबल चेकिंग कर रही होती है जिसकी वजह से उसका काम सारा का सारा परफेक्ट हो रहा होता है। यहाँ पर रैरा बहुत ज़्यादा चुटकी पे चुटकी बजा रही होती है। तभी आंद्रे वहाँ पे आ जाता है, बोलता है रैरा तुम क्या कर रही हो। रैरा बोलती है ओह अरे आंद्रे बस कुछ बीट्स बना रही हूँ, हा हा। आंद्रे बोलता है ओह अच्छा। फिर अपने मन में बोलते जाते हुए कभी कभी कुछ ना पूछना ही सही होता है। और हम देखते हैं कुछ देर बाद आंद्रे बोलता है तो सारा आज बहुत काम था लेकिन मुझे तुम्हें बताते हुए खुशी हो रही है, तुम पास हो गई। सारा बोलती है वाह yippee। और हम देखते हैं पीछे रैरा को जिसका तो पोपट बन चुका होता है और रोते हुए बोलती है मैं फेल हो गई। ग्रूड जो बोलता है ओहो रैरा सब खत्म नहीं हुआ है,
बस एक आखिरी कोशिश करो। हम देखते तभी क्या होता है ना, सारा का जो होता है वो पैर स्लिप कर जाता है, वो धड़ाम से नीचे गिरती है, बोलती है आह दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आंद्रे बोलता है सारा। हम देखते हैं यहाँ पे सारा के पैर में शायद मोच हो चुकी होती है, बोलती है लगता है कोई हड्डी टूट गई है। ग्रूड जो बोलता है क्या वापसी की है, बहुत बढ़िया रैरा, मुझे पता नहीं था कि तुम यह करोगी, यह बिल्कुल असली लगा। रैरा बोलती है 1 मिनट, वो मैंने नहीं किया। आंद्रे बोलता है सारा को हिलना मत, मैं तुम्हारे लिए बर्फ लाता हूँ। रैरा बोलते हैं अब तो मुझे परवाह भी नहीं है। आंद्रे बर्फ लाता हुआ सारा के पैरों में लगाने लग जाता है। आवाज़ आ रही होती है अगर तुम चाहो तो मैं एम्बुलेंस बुला सकता हूँ। सारा बोलती है ठीक है शुक्रिया आंद्रे। आंद्रे बोलता है हिम्मत रखो सारा, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। सारा बोलती है शुक्रिया आंद्रे। आंद्रे बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। ये सब बातें सुन सुन के ना रहरा को तो गुस्सा आ चुका होता है, पर सारा बोलती है अब दर्द होना बंद हो गया। रहरा बोलती है तब भी तुम्हें एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए, हो सकता है दर्द फिर उठ जाए। आंद्रे बोलता है ओह अच्छा। ग्रूड जो बोलता है उसका दर्द कम करने के लिए क्या तुमने सच में अपने जादू का इस्तेमाल किया। रहरा बोलते हैं मैंने बस इसका पाँव सुन कर दिया क्योंकि मुझे उससे चिढ़ हो रही थी और आंद्रे का पूरा ध्यान उस पर था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आती है और सारा को साथ ले जाती है। आंद्रे बोलता है हो आज क्या दिन था आज का। रहरा बोलती है उन्होंने तुम्हें क्या बताया। आंद्रे बोलता है लगता है उसके टखने की हड्डी टूट गई है, मतलब एड़ी की कह सकते हो, शायद मेरे हिसाब से एड़ी की है। और बोलता है हड्डी जुड़ने तक उसे बिस्तर पर ही रहना होगा। रहरा बोलती है ओह क्या सच में, तो फिर। आंद्रे बोलता है हाँ तो मैंने ग्रेस से पूछा कि तुम्हारा ट्रायल कल हो सकता है और उसने कहा कि हो सकता है। और यहाँ पर रहरा बहुत ज़्यादा चिपट रही होती है। आंद्रे बोलता है चिपटना बंद करो। रहरा बहुत ज़्यादा खुश होती है। आंद्रे बोलता है बेचारी सारा, कम से कम तुम उसके लिए थोड़ा अफसोस तो कर ही सकती हो। रहरा बोलती है लेकिन यह तो बहुत अच्छी बात है आंद्रे, तुम्हें किराया देने के लिए मैं पैसे कमाऊंगी और इससे भी बढ़िया मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। आंद्रे बोलता है हाँ लेकिन मैं नहीं जानता यह अच्छी बात है या बुरी बात। रहरा बोलते क्या कहा। आंद्रे जाता हुआ बोलता है कुछ नहीं, ये मत भूलो कि तुम्हें अब भी अपना ट्रायल रन पास करना है। रहरा बोलते क्या तुमने नहीं कहा था कि उसमें फेल होना नामुमकिन है। आंद्रे बोलता है इतना यकीन मत रखो, आज जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है जैसे मेरी वजह से सारा का नुकसान हुआ है, मैं नहीं चाहता कि वह चीज़ तुम्हारे साथ भी हो। फिर हम देखते हैं ये लोग घर जा रहे होते हैं। घर जाते हुए रहरा बहुत ज़्यादा आंद्रे से चिपक रही होती है। रहरा बोलते हो ओह आंद्रे मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत खुश हूँ। आंद्रे बोलता है मैंने तुम्हें अभी क्या कहा था। रहरा बोलती है लेकिन मैं तुम्हें गले नहीं लगा रही, मैंने तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ा है। अपने मन में बोलती है ही वापस घर की ओर और फिर शुरू होगा असली काम। अब तुम पूरी तरह मेरे हो आंद्रे। अब हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता ही। आंद्रे भी अपने मन में बोलता है मैं हार गया, मैं बहुत थका हुआ हूँ। यहाँ पर रहरा बोल रही होती है अब मुझे सिर्फ उसकी उस कसम से निपटना है। तभी एक आवाज़ आती है आंद्रे। हम देखते हैं ये एक लड़की होती है। आंद्रे बोलता है हाना। हाना ही बोलती है हेलो आंद्रे। रहरा उसे देख के बोलती है दादी अम्मा के कपड़े में यह कौन लड़की है। आंद्रे उसके पास जाता बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो लड़की बोलती है 1 मिनट, तुम भूल तो नहीं गए आज गुरुवार है और हर गुरुवार को हम क्या करते हैं। और फिर ये दोनों एक साथ बोलते हैं मूवी नाइट। हा 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 हा। रहरा उन्हें देख के बोलते है इससे वाहियात चीज मैंने कभी नहीं देखी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हाना आंद्रे से पूछती है और यह लड़की कौन है। आंद्रे बोलता है ओह सॉरी मैंने तुम दोनों का परिचय नहीं कराया। और वो रहरा को बोलता है रहरा यह हाना है। हाना उसे हेलो बोलती है और हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। यह हाना डेलाक्रोइक्स आंद्रे की बचपन की दोस्त है जिसकी उम्र है 22 साल। आंद्रे बोलता है हाना तब से मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जब हम बहुत छोटे थे यह मेरे साथ ही सेंट हेलेंस में बड़ी हुई है। और फिर आंद्रे बोलता है हाना यह रहरा है मेरी रहरा अपने मन में बोलती है खास प्रेमिका। आंद्रे बोलते हैं मेरी हाउसमेट है ये। हाना बोलती है क्या तुम एक लड़की के साथ रह रहे हो। 1 मिनट, जब मैंने तुम्हें अपने साथ रहने के लिए पूछा था तब तुमने मना कर दिया था क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। आंद्रे बोलता है हाँ इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सका, यह इत्तेफाक से हो गया। फिर हाना आंद्रे का हाथ पकड़ते हुए बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, आज रात के लिए मैंने एक बहुत
बढ़िया फिल्म चुनी है, वह बहुत दिलचस्प है। आंद्रे बोलता है क्या पहले हम कुछ खा ले? हाना बोलती है हाँ जरूर, पिज्जा खाएं। आंद्रे बोलता है अच्छा आइडिया है। हाना रेरा की तरफ देखती है और बोलती है फिर रेरा उसे देख के बोलती है क्या उसने अभी मुझे चिढ़ाया? मुझे? चुड़ैल कहीं की, यह एक जंग है। फिर हम घर का सीन देखते हैं। आंद्रे बोलता है जब तक हम पिज्जा का इंतजार करते हैं तब तक क्या तुम लोग कुछ स्नैक्स खाना चाहोगे? बहुत ही कम बचा है ये तो। ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने ये खरीदा था, क्या मैं पागल हो रहा हूँ जैसा कि उन तोलियों के समय हुआ था? और ये अपने मन में बोल रहा होता है आंद्रे। और हम देखते हैं यहाँ पर हाना और रेरा एक दूसरे के साथ आंखों से आंखें लड़ रही होती है। फिर आंद्रे बोलता है सॉरी लड़कियों, इसमें थोड़ा सा ही बचा है, क्या मैं और लेकर आऊं? वो दोनों बोलती है नहीं परेशान मत हो। आंद्रे बोलता है तो हम कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं? साना एक फिल्म को निकालते हुए बोलती है ये वाली, प्यार की चाहत। यह दो दोस्तों की कहानी है जो बचपन में एक दूसरे को जानते हैं और मन ही मन एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन फिर उनका प्यार सामने आता है, वह लड़का पहला कदम बढ़ाने की हिम्मत जुटाता है। रेरा बोलती है वाह एकदम नई कहानी है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लड़की को ही उससे प्यार है। फिर हाना बोलती है नहीं, दोनों एक साथ बहुत खुश हैं जब तक कि एक कांटा उनके बीच नहीं आता। और ये दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। आंद्रे बोलता है मुझे फिल्म की कहानी अच्छी लग रही है क्योंकि हालांकि हाना ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से तुम हमेशा ऐसी फिल्मों का सुझाव दे रही हो, शायद हमें कोई और फिल्म देखनी चाहिए। रेरा अपने मन में बोलती है क्या इसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा या यह सिर्फ ना समझने का दिखावा कर रहा है? तभी एक डोरबेल बजती है। आंद्रे बोलता है ओह पिज्जा आ गया, मैं लेकर आता हूँ, तब तक तुम दोनों एक दूसरे से पहचान बढ़ाओ। वो दोनों बोलती है ठीक है आंद्रे, और आंद्रे यहाँ से चला जाता है। और आपको पता है इसके जाने के बाद क्या होने वाला है। यहाँ वो दोनों लड़की आपस में लड़ने लग जाती है। हाना बोलती है अच्छा असली बात बता, तेरे इरादे क्या है? रेरा बोलती है क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? अपने गंदे हाथ आंद्रे से दूर रखो, वह मेरा शिकार है। हाना बोलती है क्या तुम्हें थोड़ी देर हो गई? जाने मन आंद्रे पहले से ही मेरा है। रेरा बोलती है हाँ तेरा कुछ भी, तुम यहाँ आकर उसे इशारे देने की कोशिश करती हो प्यार की चाहत जैसी फिल्म दिखाकर, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ करने की हिम्मत नहीं है। हाँ यह सच है, तुम बेवकूफ हो। हाना बोलती है चुप रहो, बालकनी में बिना कपड़े के घूमने से तो बेहतर ही है। रेरा बोलती है क्या तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? हाना बोलती है आंद्रे मुझे सब कुछ बताता है स्वीटी, उसने मुझे पहले बता दिया था, हालांकि मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे जैसी लड़की वैसा कुछ करेगी। रेरा बोलती है क्या तो फिर क्या आंद्रे ने तुम्हें यह भी बताया कि उसने मेरे पॉम पॉम छुए थे गलती से? हाना ये सुन के बहुत ज्यादा शौक हो चुकी होती है, ब्लश करते हुए बोलते है क्या आंद्रे कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, कभी नहीं। रेरा बोलती है जाकर उसे पूछ ले छमिया। हाना बोलती है तो बेशरम होने के साथ तुम झूठी भी हो। रेरा बोलती है वे क्या है बेवकूफ, चुड़ैल, डायन, अवारा, ऐसी इनकी बहस हो रही होती है एक दूसरे को गालियां देकर ऐसी ऐसी। तभी आंद्रे पिज्जा लेके आ जाता है, बोलता है मैं पिज्जा ले आया। और वो दोनों चुप होते बोलती है ओह काफी जल्दी आ गए। आंद्रे बोलता है तो तुम दोनों की दोस्ती हो रही है? वो दोनों बोलती है हाँ हम तो अभी से बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। आंद्रे बोलता है हाँ बहुत बढ़िया, चलो खाते हैं। और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जब पिज्जा खत्म हो चुका होता है। आंद्रे मूवी शुरू करते हुए बोलता है फिल्म शुरू हो रही है। और वो जैसे सोफे में बैठते हैं ना, उसके साइड में हाना बैठ जाती है और तभी रेरा आती है, उन दोनों के बीच में बैठ जाती है और बोलती है मैं यहाँ घुस जाती हूँ। हाना बोलती है रेरा अगर तुम्हें इस फिल्म में दिलचस्पी नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम इसे देखो, तुम्हें नहीं लगता कि कल अपने बड़े दिन से पहले तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए? रेरा बोलती है मैंने अपना विचार बदल दिया है और वैसे भी यह इतनी देर से खत्म नहीं होगी, मुझे किसी दादी अम्मा की तरह जल्दी सोने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे तरह के कपड़े पहनती है। हाना बोलती है तो बताओ आंद्रे, और अपने मन में बोलती है मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी झूठी कहीं की। और फिर आंद्रे से पूछती है क्या यह सच है कि तुमने रेरा के पोम पोम छुए थे? आंद्रे ब्लश करता हुआ बोलता है वह गलती से हो गया था, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था और मैंने माफी मांग ली थी। तुम लड़कियां सच में एक दूसरे को
सब कुछ बताती हो क्या? हाना रेरा को बोलती है, तुमने उसे वो हरकत करने पर मजबूर किया है ना, तुमने उसे धोखे से ऐसा करवाया। रेरा बोलती है, अरे मुझे लड़कों को फंसाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की जरूरत नहीं है। आंद्रे साइड में बोलता है, तुम दोनों क्या फुसफुसा रही हो? प्लीज क्या तुम यह फुसफुसाना बंद कर सकती हो? सॉरी भाई यार, ये हरकतें ऐसे छम्मियों जैसी कर रहा है। बोलता है, प्लीज क्या तुम यह फुसफुसाना बंद कर सकती हो? यह बहुत अजीब लग रहा है, चलो फिल्म देखते हैं। हम देखते हैं। जब फिल्म देखने के बाद हाना जाते हुए बोलती है, बाय आंद्रे, अच्छी तरह से सोना। आंद्रे बोलता है, गुड नाइट हाना। पीछे की तरफ रेरा उसे चिढ़ाकर अपने मन में मतलब धीरे से बोलती है, आखिरकार चली गई कमीनी कहीं की। हाना बोलती है, गुड नाइट रेरा। रेरा बोलती है, गुड नाइट हाना। यहाँ पर रेरा भी उसे चिढ़ाकर वहां से चली जाती है गेट बंद करके। आंद्रे बोलता है, मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन सोने से पहले सफाई कर देता हूँ। रेरा अपने मन में बोलती है, आखिरकार अब हम अकेले हैं, ही। तभी उसे एक आइडिया आता है और अपने मन में बोलती है, और मुझे एक आइडिया आ भी गया। और वो आंद्रे के पास आते हुए बोलती है, सफाई करने में मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ आंद्रे। आंद्रे बोलता है, ओह जरूर, शुक्रिया। तभी रेरा गिलास के पानी को आंद्रे के पैंट पर गिरा देती है और बोलते, ओह मुझे माफ कर दो आंद्रे, यह एकदम मेरे हाथ से फिसल गया, तुम्हें इसे सुखाना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। और वो एक कपड़ा उठा देती है सफाई करने के लिए। आंद्रे ब्लश करता हुआ वहां से जाने लग जाता है, बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर कपड़े बदल लेता हूँ, गुड नाइट रेरा। और वो वहां से चला जाता है। रेरा बोलते, उफ ग्रूडजो, मैं और क्या करूं, अब क्या मुझे इसके कपड़े फाड़ने पड़ेंगे? ग्रूडजो तुम कहाँ हो ग्रूडजो? फिर हम देखते हैं ग्रूडजो जो बैठा होता है एक जगह पे, बोलता है, ओह मेरा पेट भर गया। हम देखते हैं आंद्रे को जो अपने कमरे के अंदर आ चुका होता है। बोलता है, क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है, क्या मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अगले दिन का सीन। रेरा कैफे में आ चुकी होती है अपना ट्रायल देने के लिए। बोलती है, मैम यह रही आपकी चाय, क्या आपको चीनी चाहिए? वो मैम चाय को छीनते हुए बोलती है, नहीं, अच्छी चाय में चीनी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और वो वहां से जाने लग जाती है। रेरा बोलती है, हो लोग कितना दिमाग खराब करते हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता ग्रूडजो? और आज बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरा तो दम घुट रहा है। ग्रूडजो बोलता है, खैर यह तो होना ही है, अभी जून का महीना है और इस दुनिया में जून में गर्मी होती है। रेरा बोलती है, कोई भी महीना हो ग्रूडजो, मैं इस जगह में पहले से ही पक चुकी हूँ। ग्रूडजो बोलता है, तुम किस चीज के लिए शिकायत कर रही हो? कम से कम तुम पैसे तो कमा रही हो। रेरा बोलती है, हाँ लेकिन यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ मैं। उफ आंद्रे, मुझे यहाँ लाया था, वह आज यहाँ है भी नहीं है। फिर हमें आज सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आंद्रे बोलता है, नहीं आज मेरी छुट्टी है, ही आज कैफे जल्दी बंद होता है, इसलिए जब तुम वापस आओगी तो हम तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने चल सकते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रेरा बोलती है, कम से कम उसने यह तो कहा कि आज साथ में हम मॉल जा सकते हैं। पर तभी गुस्से करते हुए बोलती है, हाँ यह सब क्या है ग्रूडजो? मेरा दिन अब इस बंदे के हिसाब से चलते हैं। मैं इन्फेरेंस की राजकुमारी किसी मामूली से इंसान की जीजूरी कर रही हूँ। उफ लानत है, मैं यहाँ अपने कीमती समय बर्बाद कर रही हूँ। तभी एक आवाज आती है, मिस। पर यहाँ पर ग्रूडजो बोल रहा होता है, ओहो रेरा, अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, हाँ और मैं अभी से इस मुसीबत से थक चुकी हूँ। तभी वो आवाज बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है और वो बोलती है, मिस। तभी रेरा बोलती है, हाँ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, माफी चाहूंगी। वो मिस बोलती है, मैं तुमको लगभग 1 घंटे से बुला रही हूँ। रेरा अपने मन में बोलते, उफ अब इस वक्त से इसे क्या चाहिए? वो मिस बोलती है, मैंने ब्लैक टी मांगी थी, यह बकवास चीज नहीं, मुझे पैसे वापस चाहिए। रेरा बोलती है, माफ करे, हम पैसे वापस नहीं देते मैम, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक दूसरी चाय बना सकती हूँ। वो मैम बोलती है, क्या पता वह भी पहले वाली चाय की तरह घटिया हो, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं एक घटिया चाय पीऊंगी? तुम्हें ढंग की चाय बनाने आना चाहिए। क्या तुमने इससे पहले कभी चाय बनाई है, या तुम्हारी मम्मी ही हमेशा तुम्हारे लिए चाय बनाती थी? उफ आजकल के बच्चे बिगड़े हुए। रेरा को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। तभी वो बोलती है जोर से, ठीक है बहुत हो गया, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तभी एक हाथ आता है, रेरा को रोकते हुए बोलता है, माफी चाहता हूँ मैम, हम आपको रिफंड दे देंगे और दूसरी चाय भी। हम देखते हैं ये एक बंदा होता है जो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग, मतलब या अपने आप को गुड लुकिंग समझता है, दिखा रहा होता है और बोलता है, मेरी तरफ से एक चाय आपके लिए। हम देखते हो मैडम बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, बोलती है, ओह नहीं कोई बात नहीं। वो लड़का
लड़का बोलता है, आपके जैसी प्यारी महिला के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। वो मैडम बोलती है, अच्छा अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मैं एक और चाय लेना पसंद करूंगी। और वो एक और चाय लेके वहां से चली जाती है। वो लड़का रेरा को बोलता है काम पर ध्यान दो बेव, आज तुम्हारा ट्रायल चल रहा है ना, अच्छा होगा कि तुम अपने गुस्से पर काबू रखो। रेरा बोलती है, और तुम कौन हो? वो लड़का बोलता है, मैं एलन हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन तुम मुझे एल बुला सकती हो। भाई ये बंदा सच में एल ही है। हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, एलन ताहिब ग्रेसेला कैफे का वेटर, मतलब इसी कैफे का वेटर है और इसकी उम्र है 21 साल। पर अच्छा होगा ना अगर हम इसको एल बुलाए तो, है ना। एल बोलता है, सॉरी मुझे देर हो गई, आज के लिए मैं तुम्हारा सुपरवाइजर रहूंगा। तो तुम्हारा नाम क्या है? वेव। वो रेरा बोलती है, मेरा नाम रेरा है। तभी ये एल हरकतें करते हुए बोलता है, ओह रेरा, हमें इन लोगों से हर रोज निपटना पड़ता है, यह सब काम का हिस्सा है, तुम्हें इसे की आदत पड़ जाएगी, लेकिन आज तुम्हारा लकी दिन है, तुम्हारी मदद के लिए मैं यहाँ हूँ। और वो रेरा के हाथों को पकड़ लेता है। रेरा अपने मन में बोलती है, यह बेवकूफ कौन है? लगता है मैं हमेशा घमंडी पुरुषों को ही आकर्षित करती हूँ। फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, खैर शुक्रिया एल, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले बेहतर तरीके से काम करती हूँ। और वो वहां से जाने लग जाती है। एल अपने मन में बोलते हैं, वह सच में बहुत रूखा बर्ताव था, ऐसी लड़कियां मुझे बहुत दीवाना बना देती है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं एक रूम का। वहां पर रेरा अपने कपड़े बदल रही होती है और बोलती है, मेरा बस हो गया, वह लड़का पूरा दिन मुझे तंग करता रहा। हम देखते हैं पूरा दिन वो लड़का रेरा से ही चिपक रहा होता है। रेरा बोलती है, इतना बेवकूफ, कोई लगातार आपकी चापलूसी करता रहे तो दिमाग खराब हो जाता है। हमें राइटर बताता है, हाँ और तुम्हारे हिसाब से आंद्रे क्या महसूस करता होगा? ग्रूड जो बोलता है, कम से कम तुम्हें नौकरी तो मिल ही गई ना। रेरा बोलती है, ओह तो तुम्हें लगा था मुझे नहीं मिलेगी? मैंने ऑफिशियली आंद्रे को फंसाने का अपना दायरा बढ़ा लिया है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि मैं आज अपनी चाल चल सकूंगी ऑपरेशन फिटिंग रूम में। और तभी वो सोच रही होती है कि वो फिटिंग रूम में क्या करने वाली है। कपड़े ट्राई करने का बहाना इस्तेमाल करके, मतलब सेक्सी से कपड़े पहन के आंद्रे को फंसाएगी। और वो बोलती है, और गुर्जो मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं अब लोगों को बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आंद्रे को रिझाने के लिए मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। तभी वहाँ पे एल आ जाता है और बोलता है, अरे रिया तुम किससे बात कर रही हो? अच्छा छोड़ो, मैं सोच रहा था कि क्या तुम आज रात बाहर चलना चाहोगी? पर हम देखते हैं रेरा वहाँ से गायब हो जाती है। एल बोलता है, अरे कहाँ गायब हो गई? फिर हम देखते हैं बाहर का सीन। घर जाते हुए रेरा बहुत ज्यादा खुश होती है, बोल रही होती है, उस चिपकू से दूर जाकर कितना अच्छा लग रहा है। और तभी वो सामने आंद्रे को बोलती है, और हाथ हिलाते हुए बोलती है, वो आंद्रे हेलो, मुझे नौकरी मिल गई। आंद्रे उसे देखता है, बोलता है, वाह रेरा मुबारक हो। और देखो भाई ये हाना कहाँ घास के बीच में से आई है, बोलती है, हेलो रेरा। रेरा उसे देख के बहुत चौंक जाती है, बोलती है, ये क्या, यहाँ क्या कर रही है ये? आंद्रे बोलता है, मैंने इसे बताया था कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं और इसने कहा कि वो शॉपिंग में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ चल सकती है। हाँ ठीक है ना। रेरा बोलती है अपने मन में, उफ, मैं एक मुसीबत से पीछा छुड़ाती हूँ और दूसरी सामने आ जाती है। फिर वो हाना से चिपकते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल अच्छा लगा कि तुमने मेरे बारे में सोचा हाना, लेकिन प्लीज ऐसा मत सोचो कि तुम्हें आना ही है, हम मैनेज कर लेंगे। हाना बोलती है, मुझे सच में कोई परेशानी नहीं है रिया, मुझे साथ चलने में खुशी होगी। फिर वो आंधे की तरफ पीठ करते हुए एक दूसरे से बोलने लग जाते हैं, फुसफुसाने लग जाते हैं। रेरा बोलती है, तुम वो आखिरी इंसान हो जिससे मैं फैशन के बारे में सलाह लूंगी, हमें अकेला छोड़ दो चुड़ैल। हाना बोलती है, कभी नहीं, मेरी नजरों के सामने तुम फिटिंग रूम में फालतू की हरकतें करोगी। रेरा बोलती है, तुम मुझे समझती क्या हो? उसे रिझाने के लिए मुझे कोई चाल चलने की जरूरत नहीं है। आंद्रे बोलता है, मैं सोच रहा हूँ सिर्फ तुम दोनों ही क्यों नहीं चले जाते? अब जब तुम दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती हो ही गई है, मेरे पास काम करने के लिए और भी है काम है। हाना बोलती है, बहुत बढ़िया आइडिया है। पर रेरा बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है आंद्रे के पास जाते हुए, नहीं आंद्रे हमारे साथ चलो प्लीज। आंद्रे उसकी तरफ देखता है और फिर हम देखते हैं आंद्रे भी इनके साथ शॉपिंग करने के लिए आ चुका होता है। और यहाँ पर आंद्रे बोलता है अपने मन में, उफ, मैं ना क्यों नहीं बोल पाता, मुझे इतना सारा काम करना है। हाना बोलती है, क्या तुम तैयार हो रेरा? तुम क्या ट्राई कर रही हो? तभी रेरा ट्रायल रूम से आती है, एक कपड़े को पहन के बोलती है, एक पोज बनाकर, तैयार हूँ मैं। अब वो आंद्रे के बहुत ज्यादा पास जाते हुए बोलती है, ये कैसी है आंद्रे, क्या तुम्हें यह पसंद आई? आंद्रे ब्लश करता हुआ बोलता है, वैसे
मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही, या असल में बिल्कुल नहीं। हाना रैरा को दूर करते हुए बोलती है मेरे साथ चलो अभी। रैरा बोलती है आखिर तुम क्या चाहती हो? हाना बोलती है हम तुमसे 20 मिनट में मिलते हैं आंद्रे। आंद्रे बोलता है ठीक है और हम देखते हैं दूसरी दुकान पर। हाना एक ड्रेस को दिखाते हुए बोलती है ये ले लो। रैरा बोलती है क्या ये तुमने चुनी है? मैं तुम्हारी तरह दादी अम्मा नहीं दिखना चाहती, ये कपड़े मुझ पर अच्छे नहीं लगेंगे। हाना बोलती है उसका तो कपड़ों से कुछ लेना देना नहीं है स्वीटी, तुम एक सुअर को लिपस्टिक लगाओ फिर भी वो सुअर ही रहेगा। अगर वह ड्रेस तुम पर अच्छी नहीं लगती तो इससे तुम्हारा कसूर नहीं है। रैरा बोलती है हाँ मैं दिखाती हूँ तुम्हें, इस बकवास ड्रेस में भी मैं गजब की लगूंगी। यह बात तो पक्की है कि यह तुमसे ज्यादा मुझ पर अच्छी लगेगी। और रैरा उस ड्रेस को ले जाती है ट्राई करने के लिए। हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। हाना बोलती है लेकिन दूसरी राय लेना अच्छा रहेगा, तो तुम्हें क्या लगता है आंद्रे? मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छी लग रही है। रैरा वो ड्रेस पहन के आ चुकी होती है। हाना बोलती है ये कपड़े मैंने चुने हैं। और हम देखते हैं रैरा अलग अलग ड्रेस पहन के आ रही होती है और बोलती है ये कपड़े बहुत बेकार है, इसमें तो मैं और सेक्सी पोज भी बनाना नहीं चाहती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सुअर है या नहीं, जिस किसी में एक रति भी सलीका होगा वह इस बेकार ड्रेस को पसंद नहीं करेगा। पर आंद्रे बोलता है बहुत बढ़िया। रैरा बोलती है क्या? आंद्रे बोलता है यह बहुत अच्छी लग रही है हाना, बढ़िया। हाना भी आंद्रे का हाथ पकड़ते हुए बोलती है ओह शुक्रिया आंद्रे, क्या तुम्हें कोई शक था? आंद्रे बोलता है ओह याद आया, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लाया था। यहाँ पर हाना रैरा को चिढ़ा रही होती है और बोलती है ये मुझ पर ज्यादा अच्छे लगते हैं पिग्गी। यहाँ पर रैरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, अपने मन में बोलती है उफ मुझे इस लड़की से पीछा छुड़ाना ही होगा। यही से हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है।